नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप भी हर महीने 1000, 2000 या 10,000 की एसआईपी करते हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया है। अगर एसआईपी चल रही है तो क्या करें? क्या इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना होगा? विस्तार से चर्चा करेंगे आज के मनी सेंट्रल में। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सोशल मीडिया पर अक्सर इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से चेतावनी दी। कियोसाकी ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ हारने वालों के लिए, यानी लूजर्स के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे जनधन अकाउंट की। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जो है अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स की री केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। री केवाईसी क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, किसे करानी है री केवाईसी, अगर री केवाईसी न की तो क्या होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जीएसटी 2.0 इफेक्ट की। पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी रेट्स में बदलाव के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम घटाने का ऐलान कर रही हैं। मारुति सुजुकी ने भी फेस्टिव सीजन से पहले अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मारुति की गाड़ियों पर 1,11,000 तक जो है वो छूट मिल रही है, यानी इतनी रुपए जो है वो सस्ती हो गई। ऑल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक कितनी सस्ती हो गई हैं ये गाड़ियां, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी खबर जो है वो शेयर की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है साइन किया है, जिससे अब आम निवेशक जो है वो भी अपने 401k रिटायरमेंट फंड से सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी चीज़ों में पैसा लगा सकेंगे। कियोसाकी का मानना है कि इस फैसले से इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और इसलिए सोना, चांदी और बिटकॉइन की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कियोसाकी कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश नहीं करता। मेरे हिसाब से ये लूजर्स के लिए। प्रवीण सर, इनके हिसाब से चले तो एसआईपी करने वाला आदमी तो मूर्ख है। नहीं, देखिए आजकल जो बाज़ार को लेके या मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेके तमाम तरह की चेतावनी, जिसका जैसा मन आता है उस तरह की चेतावनियाँ लोग आजकल जारी कर रहे हैं जी। बाज़ार में भी उथल पुथल है। हालांकि इंडियन मार्केट 8-10 दिन में चढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट्स अभी पिछले 1-1.5 साल में जो झटका जो लगा हुआ है उससे अभी उबर पूरी तरह से नहीं पाए हैं। एक ही लेवल के आसपास हैं सर। बिल्कुल। तो अब ऐसे में और दुनिया भर में जो टैरिफ को लेके, बाकी चीज़ों को लेके जो उहापोह और तनाव की स्थिति है, उसमें अलग अलग तरह के एनालिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरह की अपनी राय दे रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि दुनिया एकदम ग्लूमी उसमें माहौल बना हुआ है। कुछ को लगता है कि यहाँ आगे, इसके आगे अब बाज़ारों में और पूरी इकोनॉमीज़ में एक तेज़ रफ्तार आ सकती है जी। अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और ऐसे में जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं रिच डैड पुअर डैड के, उन्होंने फिर अपनी एक नई जो है, और पिछले कुछ अगर आप वक्त में देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में कम से कम वो कई बार अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खासतौर पर बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, काफी इन बुलिश 3 चीज़ों को लेके वो लगातार अपनी एक जैसी राय दे रहे हैं। बाकी एसेट क्लास को लेके वो हमेशा पिछले इतने वक्त में हमेशा एक बेयरिश मूड जाहिर कर रहे हैं। अब जो ताज़ा मामला है वो एक अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके एक फैसले से जोड़ के वो एक बड़ा बयान दे रहे हैं जी। मामला ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया है, उसके तहत जो रिटायरमेंट प्लान है 401k जो है रिटायरमेंट प्लान है, उसमें अब आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं जी। अब इसमें आता क्या क्या है, इसमें आएगा गोल्ड, आएगा सिल्वर, आएगा इसमें आएगा बिटकॉइन। तो एक तरह से जिस क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड सिल्वर को लेके बुलिश थे रॉबर्ट कियोसाकी पहले से, उस चीज़ को अब वो फिर से उसकी ओर इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो ठिकाना है यही ठिकाना अब सबसे तगड़ा ठिकाना बनने वाला है। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट का चूंकि फंड लंबी अवधि के होते हैं, वहाँ अगर इन पैसों इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट टूल्स में वो पैसा जाएगा
तो यहाँ और तेज़ी आएगी। इसके मुकाबले अब आप फिर वो कहते हैं कि जो एसआईपी हैं, म्यूचुअल फंड हैं या स्टॉक्स हैं, इनका एक तरीके से दौर अब बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने इसलिए कहा है कि लोगों को इनसे हटके एसआईपी में पैसा लगाने वाला, एक तरह से वो जो कह रहे हैं वो पुराने दौर की बात हो गई। नए दौर का नया इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो आपका गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होने वाला है। सर, ये बयान ऐसे समय पर आया है जिस समय से जब कहा जा रहा है कि बाजार में भी अच्छी खासी जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है। और एक समय हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा भी की थी कि जब बाजार थोड़ा सा डमाडोल होता है तो उस समय एसआईपी के जो रिटर्न्स थे वो भी जब निगेटिव आ गए थे, उसके बाद देखिए और हो हल्ला मचा था। इन्वेस्टर्स के बीच में भी जो है कई तरह की अनसर्टेनिटीज़ थी। लोगों को लग रहा था कि एसआईपी में जब निगेटिव रिटर्न आने लगा तो ऐसे जो ख्वाब, जो फ्लावरी ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि एसआईपी करिए और आप करोड़पति अरबपति बन जाइए, उनको बड़ा झटका लगा था सर। तो फिर जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो नया बयान आया है तो उसके बाद भी क्या इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को क्या कुछ नुकसान पहुंचेगा, आहत होंगे या नहीं? नहीं, देखिए ये एक बड़ी बात जो इसमें वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये वाले टूल्स हैं आपके, चाहे स्टॉक्स हों या म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ हों, ये इनएफिशिएंट हैं, इनएफिशिएंट साबित होंगे और इसलिए वो इनसे दूर रहने की बात कह रहे हैं। इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर साबित होगा पूरी दुनिया के लिए, और उसके साथ साथ जो करेंसी, फिएट करेंसी है, उसके साथ जो जोखिम जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप डॉलर को देखें तो धीरे धीरे जो डी डॉलराइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, उसने जो फिएट करेंसीज़ हैं उनको लेके एक माहौल को बनाया है। अब इस पूरे माहौल में अब उनको लगता है कि चूंकि जो बॉन्ड हो गए, आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या आपके एमएफ वगैरह हो गए, एसआईपीज़ हो गए, वो एक रिस्की बेट है यहाँ से जी। और इसलिए फिर वो कहते हैं कि आप अब गोल्ड और सिल्वर की तरफ जा सकते हैं। प्रवीण सर, एक अच्छी बात उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, पढ़ लिख कर अगर काम नहीं करेगा, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको नुकसान होना लाजमी है। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। नहीं, तो ये तो सारे लोग कहते आते हैं कि पढ़ाई लिखाई या समझदारी से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब रॉबर्ट कियोसाकी जो बात कह रहे हैं बिटकॉइन को लेके या इस तरह के टूल्स को लेके, देखिए भारत के लिहाज से इस चीज़ को परखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो मान लीजिए रॉबर्ट कियोसाकी जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर कह देते हैं, जानकार कह देते हैं कि साहब यहाँ लगाओ और फिर उस तरफ भाग पड़ें, उसमें हमको अपने देश की, अपने देश काल की जो परिस्थिति की बात होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। हाँ, अब भारत में मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर में तो निवेश करने की परंपरा सदियों पुरानी है। जब दुनिया सोचती भी नहीं थी तब भारत में हमें कोई ना समझाए। हाँ, तो गोल्ड सिल्वर तो एक तयशुदा चीज़ें हैं, उसमें की तो बात अलग है। लेकिन अब बात आ जाती क्रिप्टो करेंसी की। क्या भारत में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्रिप्टो करेंसी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके? उसका जवाब है नहीं। भारत में सरकार अभी तक कोई क्रिप्टो करेंसी को लेके एक कानून या बाकी चीज़ें तैयार नहीं कर पाई कि किस तरह इसकी ट्रेडिंग होगी, इसको क्या कोई असेट क्लास का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। रिजर्व बैंक हमेशा से खिलाफ है। रिजर्व बैंक अपनी सीबीडीसी लेके आया है ना, ई-रूपी जिसको बोलते हैं, ब्लॉकचेन पे आधारित जी। रिजर्व बैंक सरकार के भी इस बात का विरोध करता रहा कि किसी तरह का हम नियम कायदा लेके आए क्रिप्टो करेंसी में। सरकार ने एक काम जरूर किया 2021 के आसपास, जब उन्होंने उसमें क्रिप्टो करेंसी की अगर आप ट्रेड करते हो कुछ प्रॉफिट हो जाता तो उस पर 30% का टैक्स सरकार ने उस पर जरूर लगा दिया। तो भारत में इतने हैवी टैक्स में क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या आप म्यूचुअल फंड एसआईपी जो कि लंबे वक्त के लिए और एक ज़्यादा स्थिर चीज़ मानी जाती है, क्या उससे हटना सही होगा? ये जरूर सवाल भारत के लिहाज से पैदा होता है विशाल। लेकिन एक अंतिम सवाल सर, रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो बयान आता है सर, उसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो आप गोल्ड कहते हैं, कियोसाकी साहब कहते हैं गोल्ड देखिए ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर कहते हैं वो भी एक ऑल टाइम हाई पे है, बिटकॉइन भी देखिए वो भी लाख के पार है सर। तो इनकी जो भविष्यवाणी ये सही होती हुई भी नजर आती है। क्या इसके पीछे कोई और तर्क आप देखते हैं, कोई और कारण देखते हैं? नहीं, अभी देखिए दुनिया भर में माहौल ही इतना अनसर्टेन है। देखिए रूस यूक्रेन में जंग चल रही है, नेपाल में अभी आपने बिल्कुल हाल में देखा पूरी किस तरह का रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह तख्ता परिवर्तन हुआ। गाज़ा में इजरायली ऑफेंसिव जारी है। ईरान के साथ इजराइल की वॉर एक फौरी रही लेकिन रही। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत शॉर्ट लेकिन एक जंग हुई। पूरी का पूरा जो साउथ एशिया है उसमें इस अस्थिरता पैदा हुई। टैरिफ का मसला भी बना ही हुआ है पूरी दुनिया में।
चीन और अमेरिका के संबंधों में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सुधार आया हो, कोई ट्रेड डील नहीं हुई, भारत और अमेरिका की कोई ट्रेड डील नहीं हुई। गैस को लेके, रशिया को लेके अमेरिका, रूस और भारत, ये 3 ऐसे फ्रंट बने हुए जहाँ पे तनाव बना हुआ है। तो दुनिया में अभी जितनी अनसर्टेनिटी है जी, वो बहुत ऊंचे स्तर की है। और जब दुनिया इस चीज़ से बाहर निकलेगी तब हमको देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो कहाँ खड़ी होती है, कहाँ गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, मार्केट्स कहाँ होते हैं। तब इन तीनों चीजों का ना तब कूलिंग रियल पीरियड आएगा टेस्टिंग सर। होगी, तब रियल टेस्टिंग होगी। अभी भारत से एफआईआई निकल ही रहे हैं, जी। तो अभी तो पूरा माहौल ही गड़बड़ाया हुआ है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। गांव देहात तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत साल 2014 में की गई थी, जिसका मकसद देश के हर नागरिक, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें सेविंग अकाउंट, पैसे भेजने की सुविधा, बीमा यानी इंश्योरेंस, पेंशन जैसी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाती हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं, आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स की री केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। प्रवीण सर, री केवाईसी नहीं कराया तो क्या सही में अकाउंट बंद हो जाएगा, हम आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल अकाउंट बंद हो सकते हैं और ये सरकार की एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जिसको सरकार मास लेवल पे कर रही है। सारे जो जनधन खाते हैं उनको एक बार फिर से उनका एक तरह से आप समझिए कि ये रिव्यू और ऑडिट है केवाईसी के जरिए। कैंप लगाए गए हैं जगह जगह, गांव देहात और छोटे कस्बे हैं जहां पे भी, वहां कैंप लगाए गए हैं और इस तरह से जो जनधन खातों के बेनिफिशरीज़ हैं उनको लाके उनकी सारे आधार या बाकी के दस्तावेज उनके देख के और उनको उनके खातों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जी। इस तरह से सरकार एक बड़ी कवायद कर रही है और इसका एक बहुत बड़ा पर्पस जो है, जो समझ में आता वो ये हो सकता है कि सरकार इन खातों में जो गैर जरूरी जो बेनिफिशरीज़ हैं, लाभार्थी हैं, उनको निकालना चाहती है। जी। अब कोई मान लीजिए खाता धारक मौजूद ही नहीं है लेकिन उसके खाते में डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए पैसा आ रहा है, अलग अलग स्कीमों का, वृद्धावस्था पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो या इस तरह के, तो उन सारे खातों की, खातेदारों की पहचान होगी और इसमें से जो गैर जरूरी हैं उनको बाहर किया जा सकता है इन स्कीमों से। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है और 10 साल के बाद आरबीआई के नियमों के हिसाब से खातों की केवाईसी भी होती है और इसीलिए जो केवाईसी 2 है वो इन खातों की जा रही है। 56 करोड़ खाते हैं, बड़ा नंबर है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो 10 करोड़ खाते लगभग ऐसे हैं जो 10 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा खाते होंगे, उनको इस पूरी प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत विशाल इस वक्त है। सर, मुझे याद है कि जनधन खाते की जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी साहब का पहला टर्म था सर, और 2014 में ही, और उसी साल जो है 15 अगस्त को 2014 में ही इन्होंने लाल किले के प्राचीर से इस चीज़ की घोषणा की थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही गई थी और उस समय मेरे पास डेटा है सर उस बात को कहने के लिए कि 2015 में मात्र 1 साल में ही सर 14.72 करोड़ जो हैं अकाउंट्स खुल गए थे और 17 में देखिए ये 28 करोड़ हुआ, 19 में 35 करोड़, 21 में 42 करोड़ और 23 में 48 करोड़ और 25 में सर 56.16 करोड़ खाते। ये अपने आप में ये जो डेटा बता रहा है सर, 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसमें से अगर समझिए कि 56 करोड़ के खाते खुल रहे हैं जिसमें बड़ा एडिशनल बेनिफिट, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा, इंश्योरेंस मिलना और उसके बाद ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलना और तमाम चीज़ें, तो बड़ा तो ये खाते ही दरअसल सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो सफल बना रही हैं, उनको आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया साबित हुए हैं। इन्हीं खातों के जरिए जो इंटेंडेड जो आपका तबका है, जो वर्ग है, जिस तक आप अपनी योजनाओं को पहुंचाना चाहते थे, उनको पहुंचाया गया है। इन्हीं खातों के जरिए आपका डीबीटी का पैसा सही तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है, चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बाकी दूसरे किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा हो, ये सारे खाते, ये सारा पैसा इन लोगों को पहुंचाया गया। और पिछले 10 साल या 11 साल की अवधि में जनधन खातों ने देश का जो तबका पूरी तरह से वित्तीय सेवाओं से अछूता था जी, उस तक पकड़ बनाने में, उसको मेन स्ट्रीम में शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसमें सबसे एक गौर करने वाली बात यह है सर कि अधिकतर खाता जो है वो महिलाओं के नाम पर है और वो ऑपरेशनल भी है, तो बड़ा अच्छा दिखाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात अब सर है। री केवाईसी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पर भी जो एक सवाल उठ रहा था सर, उसका भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, री केवाईसी सर कहा जाता है कि बड़ा आसान प्रोसेस है, कोई व्यूअर को डरने की ज़रूरत है नहीं। इसमें आप जो है बैंक में अपनी पुरानी जानकारी जैसे कि जो नाम है, पता है, फ़ोटो है, उसको अपडेट करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये धोखाधड़ी रोकने में और बैंकिंग सर्विसेज को सही तरह से चलाने में जो है वो मदद करते हैं। तो इसलिए जो जनता जो समझ रही है कि भाई री केवाईसी क्या कराना होगा, क्या कुछ पैसा लगेगा, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी सर। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा बता रहे थे सर कि प्रखंड लेवल पर या पंचायत लेवल पर क्या है, शिविर लगाया जा रहा है कि ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और जिस तरह से सर किसे करानी है री केवाईसी, इसका भी जवाब दे देते हैं। तो जिन खातों को 2014-15 में खोला गया था, उनके होल्डर्स को री केवाईसी जो है वो करानी जरूरी है। और बैंक जो है इस सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि सर ने बताया कि बैंक जो है, सरकारी बैंक जुलाई 1 से सितंबर 30, 2025 तक पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। अगर री केवाईसी नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुत अहम जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आपका जो खाता है, जो अकाउंट है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनऑपरेशनल हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होना लाजमी है। अब सर कुछ और आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जनधन अकाउंट वाले में, या आगे हम लोग बढ़ें? नहीं, बिल्कुल, देखिए, और ये आम जो 10-12 करोड़ लोगों के या करोड़ परिवारों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण काम है कि वो अपने जनधन खातों का केवाईसी कराएं, ताकि खाते उनके ऑपरेशनल बने रहें और जो सरकारी लाभ जो मिलते हैं तरह तरह के, उन लाभ जो हैं उनका फ़ायदा वो उठा पाएं। हैसल फ्री अगर आपको बेनिफिट्स लेना है तो री केवाईसी करा लीजिए फटाफट, यही आप कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती कर दी है, जिसके बाद खाने पीने की चीज़ों से लेकर कार तक की भी जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आई। कई कंपनियों ने तो अपनी नई कीमतों का खुलासा भी कर दिया है। अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपने ज़्यादातर मॉडल्स की नई कीमतों का खुलासा कर दिया है। मारुति ने बुधवार को बताया कि जीएसटी की दरें घटने के बाद उसकी कार की कीमतें भी 1,10,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। प्रवीण सर, जीएसटी की नई दरें जो हैं 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। सरकार ने कार पर जो जीएसटी की दर है वो 28% से घटाकर 18% कर दी है। तो क्या माना जाए सर कि स्विफ्ट, डिज़ायर, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा की जो कीमतें हैं वो दम घट जाएगी? नहीं, बिल्कुल, छोटी कारों को के लिए सबसे बड़ा बूस्टर साबित होने वाला है ये जीएसटी का कटौती का फैसला सरकार का। और छोटी कारों की जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर बात आ जाती है मारुति सुजुकी की, जो कि पिछले लंबे वक्त से इस बात के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि आखिर छोटी कारें बेची कैसे जाएंगी, छोटी कारें बिकेंगी कैसे, और क्या छोटी कारों का दौर खत्म हो जाएगा। ये सवाल बार बार उठने लगे थे जी। सवाल इस बात के भी उठ रहे थे कि मारुति क्या एक बार फिर से बाजार पर 50% हिस्से पर दोबारा से काबिज हो पाएगी या नहीं जी। अब उन सब सवालों का एक तरह से हल जो है वो जीएसटी कटौती के तौर पर दिखा है। और इतने दिन के इंतजार के बाद मारुति सुजुकी ने आज अपने पूरी गाड़ियों के प्राइसिंग की एक लिस्ट उतार दी। जी। अब सर ब्रेजा से लेके तमाम तरह की, आप समझिए कि 1,29,000 रुपए तक का फायदा है ब्रेजा। सबसे ज्यादा किस पे बेनिफिट है सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अल्टो, और आप एस्प्रेसो न्यूज़ रूम में बोल भी रहे थे। हाँ, अल्टो हो गई, एस्प्रेसो हो गई, जो सबसे सस्ती गाड़ियां हैं, जो आम आदमी के यूसेज की गाड़ियां हैं, जिनको आम लोग खरीद सकते हैं। मिडिल क्लास परिवार या छोटे तबके के निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं जो एक सपना देख सकते हैं देश में कार का, उनको बड़ी राहत है। यहाँ पे 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक के डिस्काउंट इन छोटी कारों पर आपको मिल रहे हैं। एलिमेंट्री लेवल पे 4.5 लाख के आसपास की जो कार आपकी एस्प्रेसो आती थी, उसकी कीमत भी 3,80,70,80 हज़ार के आसपास हो जाएगी। वहाँ पे भी एक बड़ा 3,90,000, 427 की थी सर स्टैंडर्ड मॉडल जो था, वो अब नहीं घटकर 3.90 के आसपास हो जाएगी। अंतर जो है 0.37 यानी 37,000 रुपये का बेनिफिट है। लेकिन सर अब आपसे छोटी कारों की बात होगी, लग्जरी सेगमेंट पर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मर्सिडीज, ऑडी लेवल की भी अगर आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो वहाँ भी कहा जा रहा है सर कि 4 लाख से लेके 11-12 लाख तक रुपए का आपको है जो अच्छा खासा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। बड़ी कारें हैं, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट है। लेकिन सोचना ये होगा कि इस देश का कितना बड़ा तबका है जो इतनी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है, लग्जरी गाड़ियाँ ले पाते हैं। जी। लेकिन सर जो बड़ा जो तबका है आपका, आप समझिए कि 40-50 करोड़ लोगों की जो आबादी है वो इन्हीं छोटी कारों की तरफ देखता है जब गाड़ियों को खरीदने के बारे में सोचता है। एक दौर था जब मारुति 800 बिका करती थी, इसी तरह कार का सपना मतलब मारुति 800 खरीद लेना हुआ करता था। अब बहुत तरह की वैरायटी है, बहुत तरह की प्राइसिंग की रेंज है, लेकिन आज भी चाहे आपकी वैगन आर हो या स्विफ्ट हो
या आपकी ऑल्टो हो, ये गाड़ियां हमेशा से अगर आप देखेंगे तो टॉप सेलिंग गाड़ियों की लिस्ट में हमेशा रही हैं। टॉप 10 अगर गाड़ियों की लिस्ट को देखेंगे तो मारुति की 6 या 7 गाड़ियां हमेशा रही हैं। तो ऐसे में मारुति के लिए ये सबसे बड़ी राहत है कि वो अपने धंधे को एक बार, अपने पूरे कारोबार को एक बार फिर से चमका पाए जी। और इसी कदम को उठाते हुए 22 सितंबर से मारुति ने अपनी कीमतों में ये कहा है कि हम जीएसटी का पूरा फ़ायदा कस्टमर्स को मुहैया कराएंगे। 22 सितंबर से ये स्कीम लॉन्च होगी जी। अब इसमें बस एक जो मुझे समझ में आता है कि क्या मारुति यहाँ फिर डिले करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी कार कंपनियों ने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिए जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि चूंकि हिंदुओं में पितृपक्ष ये पूरा अवधि होती है और ऐसे में खरीद फरोख्त के फैसले लोग अमूमन नहीं करते हैं जी। लेकिन कार कंपनियां उसमें भी एक बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि आप बुक करा लीजिए, डिलीवरी भले नवरात्र में लीजिएगा। तो एक कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। एक तरह से आपकी सेलिंग या आपका जो कामकाज है वो चलता है, मतलब डीलरशिप्स खाली नहीं है। मारुति ने कहा है कि 22 सितंबर से ही हम इसका फ़ायदा देंगे। इसका मतलब अब से लेके 22 सितंबर तक क्या मारुति की कोई गाड़ियां खरीदने के लिए जाएगा शोरूम्स पे या टेस्ट ड्राइव वगैरह करने के लिए भले चले जाएं, लेकिन कोई भी बुकिंग या खरीदारी का फैसला 22 सितंबर के बाद ही होगा, क्योंकि जीएसटी का आपको फ़ायदा तभी से कंपनी दे रही। तो ये कुछ जो मार्केटिंग के या मुझे लगता है कि कैंपेन जो जिस तरह के हैं उसमें थोड़ा अभी से भी मारुति फ़ायदा दे सकती थी ताकि गाड़ियों की बिक्री चलती रहे। सर, बड़े तबके की आपने बात की, तो जब भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में कार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, तो उसमें आपने कहा है कि अब जो इंडिया इज़ एन एस्पिरेशनल क्लास, अब उसकी एस्पिरेशनैलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब लोगों को लगता है कि छोटी कार क्या ही ले, 5-6 लाख तो ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा और पैसा जोड़ लेते हैं या लोन वोन ले लेते हैं तो थोड़ा सा मिड साइज़ की एसयूवी ले लेते हैं। इस पर आपसे हम राय लेना चाहेंगे, क्या ये वहाँ भी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है सर मिड साइज? मिड साइज में भी मिल रहा है और माना ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर सेल्स जिन कारों की बिक्री होगी उनमें माइक्रो एसयूवीज जो हैं, जैसे पंच हो गई आपकी या एक्स्टर हो गई, इस टाइप की जो छोटी फ्रॉन्क्स हो गई आपकी, इस तरह की गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि लोगों का असल में जो प्रेफरेंस है, कस्टमर प्रेफरेंस है, वो अब हैचबैक की बजाय जो माइक्रो एसयूवीज हैं या एसयूवीज हैं उसकी तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हुआ है कस्टमर प्रेफरेंस। इसी वजह से मारुति ने भी खुद को एसयूवी सेगमेंट में और स्टेबल करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए अभी विक्टोरिस करके अपना व्हीकल एक लॉन्च किया एसयूवी। जी। अब सर, कार की बात होती है तो मेरे आपसे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर कि व्हाट अबाउट ओल्ड कार्स, पुरानी कारों का क्या होगा? अभी आपने एक स्टोरी भी असाइन की है हमारे मित्र को, आप कह रहे थे कि 2-2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है सर। बिल्कुल, जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं जो यूज्ड कार सेगमेंट में, वो अब 2 लाख 2.5 लाख इस तरह के डिस्काउंट देने के लिए आ गए, क्योंकि देखिए जब जीएसटी की कटौती हुई है, जब नई गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, तो पुरानी गाड़ियों का जो मार्केट जो तेज डेवलप हो रहा था उसमें फिर अब डेंट लगने की बात है, और इसलिए पुरानी गाड़ियां अब तभी बिकेंगी जब उन पे आप एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करेंगे। अदरवाइज लोग जो 40,000 50,000 का फ़ायदा है तो उसमें लोग नई गाड़ी लेने को तरजीह देंगे जी। तो पुरानी गाड़ियों का मार्केट बहुत तेज़ी से अब बड़े डिस्काउंट की तरफ बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ तभी बिकेंगी जब तगड़े डिस्काउंट मिलेंगे। तो ऐसा मानकर चलिए कि जो नई गाड़ियाँ उन पे तो डिस्काउंट है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पे लूट है एक तरह की। उन पे तगड़े डिस्काउंट इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं ताकि ये मार्केट बचा रहे। लेकिन मायूसी जो है वो टू व्हीलर्स डीलर के पास देखने को मिल रही है सर। उनका अभी आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी तो आप कह रहे थे कि विशाल टू व्हीलर्स वाले लगता है इस मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? टू व्हीलर वाले जो कंपनियां हैं ज़्यादातर वो 22 सितंबर से ही, वही बात है जो अभी मारुति के लिए मैं कह रहा था, 22 सितंबर से दरअसल वो फेस्टिव ऑफर या जो भी डिस्काउंट हैं वो देना चाहते हैं, और इस वजह से कोई ग्राहक अभी गाड़ी खरीदना नहीं चाहता। इसी वजह से जो टू व्हीलर की डीलरशिप्स हैं वहाँ पे इंक्वायरीज बहुत कम है, फुटफॉल बहुत कम है। क्या ये भी एक वजह माने सर कि अब लोग, जनता जो है नहीं चाहती कि अब टू व्हीलर से चले? नहीं, ऐसा नहीं है। टू व्हीलर में भी 350 सीसी तक की सभी गाड़ियों पे जीएसटी का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर आप अभी से फ़ायदा देते तो लोग अभी बुक कराते, डिलीवरी बाद में लेते। अब जब आपने पहले ही कह दिया कि हम फ़ायदा ही आपको 22 के बाद देंगे तो लोग इंतजार ही कर लेते, बोले 10 दिन और रुक जाते हैं, इतना रुके हैं 10 दिन और ठहर लेते हैं। चलिए, क्योंकि छोटी
टू व्हीलर खरीदने वाला तबका है कौन? आखिर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कंज्यूमर है कौन। जी। कंज्यूमर कौन है? आपका गांव देहात में रहने वाला, स्प्लेंडर खरीदने वाला, इस तरह का जो 40, 50 या 60,000, 70,000 की रेंज की जो गाड़ी खरीदने वाला आदमी है, उसको डिस्काउंट की ज़रूरत है। जी जी। और वो तभी गाड़ी लेगा जब अपनी क्रॉप बेचेगा, उसके बाद आके खड़ा होगा जी। फेस्टिव सीजन की डील के लिए। जी। एक अंतिम सवाल सर, पीसीआर की तरफ से भी आ रही है, हमारे सर बैठे हुए हैं पीसीआर में, वो भी कह रहे हैं कि विशाल आपने इतना डिस्काउंट्स बता दिया, प्रवीण जी ने इतना बता दिया, तो चलो आज ही बुक कर लेते हैं। इसी से मेरा आपसे भी सवाल है सर, आप इतना डिस्काउंट, इतनी डिटेल रिसर्च करते हैं, आप भी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं अभी कोई टेस्ट ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।